हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम साइंस के मॉडल पेपर के सेक्शन ई को कंप्लीट करेंगे। पिछली वाली 3 वीडियो के अंदर हमने साइंस के जो मॉडल पेपर है 10th क्लास का, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी इनको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन बचा है वो सेक्शन ई। सेक्शन ई के बारे में आपको अगर जानकारी दूं तो वो इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। 27वां, 28वां, 26, 27, 28, 26, 27 और 28 ये 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो टोटल 18 नंबर इससे आपसे कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब सब बड़े बड़े वाले क्वेश्चन ये वाला सेक्शन ई के अंदर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा पिछली वाली वीडियो जैसे मैंने सेक्शन सी के अंदर कराया था कि मैंने सेक्शन सी के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन कराया था, ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे। सेम इसके अंदर भी वही करेंगे कि इसके अंदर भी मैं केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपसे वो नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर देना, हम उसकी वीडियो बना देंगे। तो हमारा जो 26वें क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो जो चैप्टर 2 अपना उससे है। क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है 3 नंबर का। और फिर इसी के अंदर एक और सेकंड है कि मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझाओ। तो पहला हम फर्स्ट इसके चित्र को समझ लेते हैं और फिर इसकी क्रियाविधि को समझ लेंगे, है ना। तो मानव पाचन तंत्र, इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैंने पहले ही बना दिया था टाइम की बचत करने के लिए, है ना। तो देखो कैसा होता है मानव पाचन तंत्र। हमारे जो पाचन तंत्र होता है ना, उसके अंदर कुल जो भाग होते हैं ना, वो अंग होते हैं। वो होते हैं, पहले मुख आता है, फिर ग्रसनी, ग्रसनिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में आता है मलद्वार। ठीक, ये तो अंग होते हैं। और इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब देखो हम इसको समझते हैं, चित्र को समझते हैं कि सबसे पहले हमारे ये जो यहाँ पर आता है ना, ये आपका मुंह है। मुंह के अंदर इसको बोलते हैं मुख गुहा। इसको हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। इस वाले स्थान को क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। ये जो है ना, ये ब्लैक ब्लैक ये आपकी जीभ है, जीभ है ना। इसके अंदर आपको सही नहीं दिख रहा है, आप मतलब आप देख लेना, इंटरनेट पे चेक करना, आपको बढ़िया सी इसकी पिक्चर मिलेगी। बुक के अंदर भी इतनी अच्छी नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर क्या होती है, जीभ के यहाँ पर ही होती है आपके लाल ग्रंथियां होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप नीचे आते हो, यहाँ पर होती है ग्रसनी। ग्रसनी, आपको पता है ग्रसनी का क्या काम होता है? ग्रसनी का काम होता है कि ये डिसाइड करती है कि खाना कौन सी नलिका में जाए। यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं ग्रसनिका और इसको बोलते हैं श्वसन नली। वो कई बार ऐसा होता है कि खाना हमारी श्वसन नली में चला जाता है खाना खाता वक्त, तो हम मतलब यहाँ पर क्या होता है, अम्ल होता है, मतलब पाया जाता है एपिग्लोनिटिस, ये पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि खाना आहार नाल में जाएगा या श्वसन नली में जाएगा। ठीक है, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, है ना, ये डिसाइड करता है। इसके बाद में ये जो आपको लंबी नली दिखी, इसको हम बोलते हैं ग्रसनिका। क्या बोलते हैं? ग्रसनिका। ग्रसनिका से होकर भोजन, जो हमारा भोजन आता है ना, वो आमाशय के अंदर आता है। किसके अंदर जाता है? आमाशय के अंदर। ये आपके आमाशय इसके अंदर जाता है। ठीक है, आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अनेक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और भी 2 तरह के और भी होते हैं, तो वो यहाँ पर अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्ल क्या करते हैं, जो यहाँ पर खाना आता है ना, उसमें से मतलब जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनको अवशोषित कर लेते हैं, उनको मतलब ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि खाना डायरेक्ट खाने के अंदर क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो आमाशय के अंदर क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं उनमें से पोषक तत्व, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनको ग्रहण कर लेते हैं। फिर यहाँ से खाना आकर इस स्थान पर आता है। ये जो स्थान देख रहे हैं ना आप, ये वाला स्थान, ये कहलाता है ग्रहणी। मतलब ये छोटी आंत के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर आपके ये यहाँ पर ज्यादातर खाने का पाचन यहाँ पर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रस स्त्रावित होते हैं। हम इसकी जो क्रियाविधि की बात करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। ये ग्रहणी हो गया। और आप ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, क्या है? ये वाला पूरा, ये आपके क्या है? यकृत है। इसके अंदर ये वाला भाग, ये वाला भाग आपके क्या है? पित्ताशय है। ठीक है, ये जो हिस्सा ये वाला, ये ग्रहणी है। ये क्या है? अग्र क्षुद्रांश है। ये वाला हिस्सा क्या है? आपके अग्र क्षुद्रांश है। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या आपके क्षुद्रांत है। तो ग्रहणी, क्षुद्रांत और अग्र क्षुद्रांत मिलकर क्या बनाते हैं? छोटी आंत बनाते हैं। ग्रहणी, क्षुद्रांत और अग्र क्षुद्रांत मिलकर क्या बनाते हैं? छोटी आंत बनाते हैं ना।
उसके बाद में जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जो मैंने डार्क डार्क कर रखा, ये वाला आपकी क्या बड़ी आते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपकी क्या मल द्वार है। तो ये तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर या संरचना थी जो मैंने बनाकर बता दी है। आपको मतलब एग्जाम में है तो इस तरह से बनाना है ना। अब आपके जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हमको इसकी क्रिया विधि के बारे में बताना है कि खाना कैसे पचता है हमारे शरीर के अंदर। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम वो वाला भी करते हैं। इसका पार्ट जो सेकंड है, फर्स्ट के बाद में सेकंड इसकी क्रिया विधि, मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि। सेकंड क्या है? क्रिया विधि। ये भी 3 नंबर का था, मतलब ये आपने डायग्राम बना लिया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और इसकी क्रिया विधि आपने बता दी तो इसके भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। टोटल 6 नंबर का है। तो आप इसको बना लो, फिर हम आगे सेकंड करते हैं। अब हम इसका जो 26वें का क्वेश्चन सेकंड है कि मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि को समझाना। फर्स्ट तो क्या था कि इसका मानव पाचन तंत्र का आपको क्या बनाना, चित्र बनाना यानी डायग्राम बनाना था। तो इसको आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसकी क्रिया विधि को समझाना है। तो पहले मैं आपको ओरल समझा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको लिखकर भी बता दूंगा, है ना। तो इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, कोई भारी साइंस नहीं लगाते हैं, सिंपल समझते हैं। देखो, पाचन तंत्र का मतलब होता है आपके खाने को आप किस तरह से डाइजेस्ट करते हो, वो होता है। तो जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के लिए जब आप खाना मुंह से खाते हो, है ना, तो सबसे पहले क्या, जब आप खाना खाते हो तो क्या सबसे पहले क्या चीज काम करती है? हमारे दांत काम करते हैं। हमारे दांत उस खाने को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के अंदर काट देते हैं। बड़ा पीस होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े निकलोगे तो हमारी नली तो इतनी सी छोटी सी होती है, तो उसके अंदर फंस जाता है, आगे नहीं जा पाता है ना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर मुख गुहा के अंदर क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं जो उस खाने को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट देते हैं। फिर आती है हमारी जीभ। जीभ के अंदर क्या होती है, जीभ के अंदर कुछ लाल ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां क्या करती है, उस जो खाना होता है ना उसको चिकना बना देती है। जो खाना होता है उसको क्या कर देती है, चिकना बना देती है। चिकना बनाने के कारण क्या होता है, वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद में क्या होता है, वो यहां से चिपका और यहाँ आता है, इस जगह पर आता है। तो यहाँ पर देखो, आर नाली भी अपनी ग्रसनिका भी है, और यहाँ पर श्वसन नली भी है। तो मैंने अभी बताया कि आपके क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस ग्रसनी होती है। ये डिसाइड करती है कि खाना आर नलिका में जाए या श्वसन नली में जाए। तो अगर आपको पता हो तो ज्यादातर लोग हम कहते हैं कि हमें खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाते वक्त क्या होता है कि जो खाना होता है ना वो हमारी ग्रसनिका में जाकर श्वसन नली में चला जाता है, इसलिए हमें खांसी आने लगती है और फिर हम पानी पीते हैं। इसलिए ध्यान रखना, खाने खाते हो कभी भी आवाज नहीं करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, बाकी श्वसन नली में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ग्रसनी से कहां से जाता है, ये ग्रसनिका में जाता है। ये पूछते कैसी गति करते हुए जाता है, तो ये कर्मा कुंचन गति करता हुआ जाता है। कर्मा कुंचन गति करता हुआ ग्रसनी से ग्रसनिका में जाता है। कर्मा कुंचन गति करता हुआ ये ग्रसनी से ग्रसनिका में जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब खाना नीचे आता है ना तो पीछे से हमारी वो जो नली होती है पिचकती जाती है, जिससे क्या होता है कि जो खाना होता है ना वो आगे की ओर जाता रहता है, क्योंकि पीछे से दबाव लगता है। तो इसको हम कहते हैं कर्मकुंचन गति, ठीक है। उसके बाद में ये खाना यहां से आता है, और यहां से आने के बाद में ये हमारे जाता है आमाशय के अंदर। कहां पर जाता है, ये आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय यानी हमारे पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर भी ये खाना ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, ये पेट के अंदर भी लगभग 2-3 घंटे ही रुकता है। उसके बाद में छोटी हाथ में चला जाता है, छोटी हाथ से बड़ी हाथ में चला जाता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी लाल ग्रंथियां होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, उस खाने को क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो उसको क्या करते हैं, ये अपघटित कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं। वो एंजाइम होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये खाना आमाशय के अंदर है। आमाशय के अंदर मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजल और म्यूकस अम्ल होते हैं। तो ये अम्ल क्या करते हैं, ये अम्ल उस खाने के अंदर से प्रोटीन को अवशोषित कर लेते हैं, प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं, है ना, प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सारा ये जो पोषक तत्व होते हैं ना उनको अवशोषित नहीं कर पाते। हम खाना क्यों खाते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर को पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, वसा इनकी जरूरत होती है। तो यहाँ से खाना अपने आमाशय में आता है। आमाशय के अंदर से थोड़ा सा जो भी पोषक तत्व है अवशोषित कर पाता है, उनको अवशोषित कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि यह खाना हमारा आता है छोटी हाथ। छोटी हाथ के अंदर 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांत और अग्र क्षुद्रांत। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। तो ग्रहणी के अंदर ध्यान रखना एक बात कि ग्रहणी के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पदार्थों का पाचन होता है। जो हम खाते हैं ना उन खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। ग्रहणी के अंदर क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस ग्रहणी के अंदर
इस ग्रहणी के अंदर जो ये आपका अग्नाशय है ना, इससे यहाँ पर अग्नाशय रस आता है। ये जो आपके यकृत है ना, इससे पित्त रस आता है, और पित्ताशय से आद्र रस आता है। तो ये जो रस आते हैं ना, इन रस के अंदर क्या होता है, एंजाइम होते हैं, और एंजाइम में क्या करते हैं, इनसे जो बाकी पोषक तत्व होते हैं ना, उनको ग्रहण कर लेते हैं। बाकी जितने पोषक तत्व होते हैं जो पेट ग्रहण नहीं कर पाता, उनको ये अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में क्या करते हैं, जहां पर हमारे रक्त में भेज देते हैं, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, यहां से ये अवशोषित किया। उसके बाद में जो पदार्थ बचते हैं ना, वो कहां से होकर जाते हैं, पहले अग्र क्षुद्रांत में जाते हैं, और अग्र क्षुद्रांत, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, क्षुद्रांत। ये तो अग्र क्षुद्रांत है और ये क्षुद्रांत है, इनमें चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, इनमें ये भी क्या करते हैं, जो पोषक तत्व बच जाते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उनको अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद में यहाँ से क्या होता है, खाना हमारे छोटे हाथ, ये छोटे हाथ कंप्लीट इससे चला जाता है यहाँ पर बड़ी हाथ के अंदर। तो बड़ी हाथ का काम क्या होता है, बड़ी हाथ का एक ही काम होता है कि ये जो बचा हुआ पदार्थ होता है ना, उनमें से जो लवण और जो जल होता है ना, उनको ग्रहण कर लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है। कौन, बड़ी हाथ। बड़ी हाथ उस खाने में से लवण और जल को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद में जो भी बचा कुचा अपशिष्ट होता है, वो हमारे मलाशय के अंदर एकत्रित रहता है। यहाँ पर हमारा मलाशय होता है, और यह मलाशय होता है। मलाशय के बाद में ये हमारे क्या है, मल द्वार होता है, जिससे उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पूरे पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ना, उसकी प्रोसेस है। सिंपल से अगर बात करें तो क्या है, मुख से खाया, मुख दांत है, दांत ने उसको छोटा किया, जीभ मिली, जीभ के अंदर ग्रंथियां थी, लार उसको चिकना बनाया, जिससे वो क्या करे, इस ग्रस नलिका में आ सके। ग्रसनी डिसाइड करती है कि खाना ग्रास नलिका, ग्रसनिका में जाए और किसी में ना जाए। फिर अमाशय में आती है। अमाशय के अंदर अम्ल होते हैं, जो उनमें से क्या करते हैं, एंजाइम निकलते हैं और प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ग्रहणी, मतलब इसके अंदर जो बच जाते हैं वो ग्रहणी अवशोषित कर ली, ग्रहणी से अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत के अंदर जाते हैं। और उसके के बाद में जो शेष बचे जो भी होते हैं पदार्थ, वो किसके अंदर जाते हैं, बड़ी हाथ के अंदर जाते हैं। बड़ी हाथ के अंदर क्या करती है, लवण और जल को अवशोषित कर लेती है, और जो भी अपशिष्ट बचता है उसको मलाशय के अंदर एकत्रित कर देती है, और मल द्वार के द्वारा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो था डायग्राम से समझने का कि इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। अब वही क्रियाविधि मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, आप इसको एक बार वापस नोट कर लो, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि को हिंदी में भी लिख दिया है, आप इसको एक बार सुन लो और फिर नोट कर लें। भोजन के पाचन की क्रिया कई आंतरिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने के कार्य कहाँ पर संपन्न होता है, मुख्य गुहा में संपादित हो जाता है। मतलब भोजन को कहाँ चबाते हैं, मुख में, और वहां पर लार भी मुख्य गुहा के अंदर मिलती है। भोजन बोलस के रूप में कर्मानुकुंचन गति करता हुआ ग्रसनी से ग्रसनिका में जाता है, और ग्रास नलिका से या ग्रसनिका से अमाशय में जाता है। ठीक है, अमाशय में 3 प्रकार के स्त्राव, म्यूकस, पेप्सिनोजल तथा सेल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उसको प्रोटीन में बदलते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनको प्रोटीन में बदलते हैं। अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सार्वधिक पाचन क्रिया कहाँ पर होती है, ग्रहणी में संपन्न होती है, छोटी आंत के। यह विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त रस आदि रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। इन रसों में क्या एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का क्या कर लेते हैं, पाचन करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं और रक्त तक पहुंचा देते हैं। ग्रहणी से सरलीकृत जो पदार्थ होते हैं ना, मतलब ग्रहणी के अंदर जो पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उनको कहां पर, छोटी हाथ की अंग क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भाग में भेजा जाता है, जो उनको क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं। फिर जो शेष बचे पदार्थ होते हैं ना, उनको किस में भेजा जाता है, बड़ी हाथ में भेजा जाता है, जहां जल और लवण का अवशोषित कर लिया जाता है। और जो अनावश्यक भाग होता है, जो अवशोषित नहीं होता है, वो हमारे मलाशय में एकत्रित होता है और मल द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये थ्योरी आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है, मगर अगर आ जाए तो ऐसे लिखना है, तो इसका आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। वो डायग्राम मिला उसके 3 नंबर और इसका आपके 3 नंबर, तो 6 नंबर आपके इससे कहीं नहीं जाएंगे। आप इसको नोट कर लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन करते। इसके जो ऑप्शन में ना, वो मैं नहीं कराने वाला। अगर आपको नहीं आओ तो फिर आप कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है ना। और एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा है कि मानव पाचन की तंत्र की क्रियाविधि लिखनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, उनके जो जैसे मान लो मुख है, तो आप मुख के अंदर लिखने लग जाते हो कि मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, ग्रसनी के अंदर ऐसा होता है, ग्रास नली के अंदर ऐसा होता है, अमाशय के अंदर ऐसा होता है, उनकी डिटेल लिखने लग जाते हो, जो कि गलत है। आपको किसकी क्रियाविधि लिखना है कि कैसे खाना हमारे खाने का पाचन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27वें नंबर का। 27वें नंबर के अंदर क्या है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। तो आपको उसी के अनुसार लिखना है। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इनमें क्या होता है ना, आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखनी आरएनएस अवधारणा की या आरएनएस संकल्पना की, कि आरएनएस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है। ये मतलब आप पढ़ोगे आरएनएस है, ब्रस्टेड, लोरी, लुईस, ये इन सब ने क्या बताया, अम्ल और क्षार के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनएस की, कि उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया। तो अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर लिखा दूंगा। आरएनएस ने बताया था कि अम्ल, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में, कि अम्ल क्या होते हैं। इन्होंने बताया कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में HCl है, क्या है, HCl है। जब आप इसको जल में घोलते हो ना, HCl है, जब इसको जल में घोलते हो तो ये जल में आयनों में टूट जाता है, H प्लस Cl माइनस में। HCl इसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप इसको जल में घोलते हो तो ये H प्लस और Cl माइनस इसके आयनों में टूट जाता है। तो देखो ये अपघटित होकर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अम्ल कहते हैं। हम नहीं कहते हैं, इसे कौन कहता है, आरएनएस कहता है कि ये अम्ल है। इसी प्रकार उसने क्षार के बारे में क्या बताया, क्षार के बारे में इसने बताया कि क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस का त्याग करें। अम्ल तो क्या होता है, H प्लस का त्याग करें। सिंपल बता रहा हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी लिख दूंगा। जलीय विलयन में H प्लस का त्याग करे वो तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस का त्याग करे या दान करे, त्याग लिख दो या दान लिख दो, वो करें, वो कौन होते हैं, वो क्षार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोला जाता है ना, तो ये K प्लस और OH माइनस के अंदर टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है, K प्लस और OH माइनस के अंदर टूट जाता है। तो देखो इसके अंदर ये KOH के अंदर क्या है, OH माइनस इसने जल के अंदर दान किया, इसलिए ये क्या है, ये क्षार है। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस का त्याग करे, और क्षार क्या होते हैं, जो OH माइनस का त्याग करे। किसके अंदर, जलीय विलयन के अंदर, है ना। ये समझ में आ गया आपके अंदर, समझ में आ गया आपको। उसके बाद में इन्होंने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में बताया कि कौन प्रबल अम्ल और कौन प्रबल क्षार है। देखो प्रबल अम्ल के बारे में उन्होंने कहा कि वे सभी अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय अम्ल, पूर्ण रूप से विलय अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब आप अगर इनको जल में घोल दो तो ये पूरे उनमें जल के अंदर घुल जाते हैं, इनमें कुछ भी भाग अवशेष में नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है ना, HCl क्या है, ये एक प्रबल अम्ल है। जब आप इसको जल में घोलते हो ना तो ये 100% क्या होता है, उसके अंदर घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो उसे तो हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो 100% ना घुले उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या कहते हैं उसे, दुर्बल अम्ल, जो पूरा न घुला है ना। और प्रबल क्षार के बारे में उन्होंने क्या बताया, प्रबल क्षार के अंदर वो बताया कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन पूर्ण रूप से घुल जाए। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय क्षार क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय क्षार क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH हो गया, ये भी क्या है, प्रबल क्षार है, क्योंकि जब आप इसको जल में घोलते हो ना तो ये OH माइनस आयन भी जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इसका कुछ भी भाग अवशेष नहीं बचता, शेष नहीं बचता है ना। ये आपको बातें थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए थोड़ा सा आप समझ लेना। आप जब 11th क्लास के अंदर आओगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लोगे तो उसके अंदर आपको एक पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या हो, सब शुरू से करते हैं। अम्ल क्या है, आरएनएस के अनुसार बात करें, आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या है, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस का त्याग करें या H प्लस का दान करें। एग्जाम्पल हमने किया HCl को जब आप जल में घोलते हो तो H प्लस Cl माइनस में आयन आ जाते हैं, मतलब इसमें टूट जाता है। H प्लस दे रहा है तो ये क्या है, अम्ल है। क्षार के बारे में उन्होंने क्या बताया, अम्ल को वैसे एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, और क्षार को बोलते हैं बेस, एसिड, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है।
तो सार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस OH माइनस का त्याग, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हाइड्रोजन आयन, इसको हाइड्रोक्साइड आयन। के OH को तोड़ा तो K प्लस OH माइनस आ गया, तो ये क्या था, क्षार था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर प्रबल, इन्होंने बताया कि प्रबल अम्ल की क्या परिभाषा दी, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, 100% रूप से घुल जाते हैं, आप उनको वापस पृथक नहीं कर सकते हो, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, ये प्रबल अम्ल है। और प्रबल सार, वैसे जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं सार, वही क्या कहलाते हैं, प्रबल सार, ये KOH हो गया। और अगर बात करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये भी जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके आरएनएस के अनुसार इनकी अवधारणा थी कि प्रबल अम्ल, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आप इसको लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लेना। तो यहां पर मैंने आरएनएस ने जो बताया वो लिख दिया है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस आयन का त्याग करें, HCl H प्लस Cl माइनस में। सार यानी बेस क्या होते हैं, सार वे होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन का त्याग करें, KOH K प्लस OH माइनस के अंदर टूटा। फिर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अंदर ही हो गया कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए या अपघटित हो जाए, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो पूर्ण रूप से ना घुले, 100% ना घुले, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं ना, यहाँ पर आप ध्यान रखना। और दुर्बल सार क्या होते हैं, दुर्बल सार वह होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे NaOH KOH, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये तो आरएनएस ने बताया, बट आरएनएस की ये जो अवधारणा थी ना, वो कहीं ना कहीं गलत थी। कि रीजन देखो, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपने CO2 गैस का नाम सुना है। मतलब इस एक तरह से हम बात करें कि इसकी सीमा के बारे में, कि इसकी क्या सीमाएं थी, तो आपने CO2 और SO2 गैस के बारे में सुन रखा होगा, सुन रखा है नहीं सुन रखा, CO2 और SO2 गैस, ये गैसें क्या होती है, ये गैसें अम्लीय गैस होती है, अम्लीय गैस होती है, मतलब इनका व्यवहार कैसा होता है, अम्लीय होता है, इनमें अम्ल, ये अम्लीय होती है। तो इनके पास में आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, जैसे इसके पास में हाइड्रोजन था तो इसने हाइड्रोजन को त्याग कर दिया, इनके पास में कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो ये H प्लस कैसे त्याग करेगी, ये H प्लस त्याग कर ही नहीं सकती, इसके बावजूद भी ये अम्लीय है। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ थी कि ये भैया इसकी अवधारणा भी गलत है कि ये मतलब पूरा नहीं बता सका। इसी प्रकार जैसे सार की बात करें ना, तो जो प्रबल सारी होता है ना, जैसे इसको बोलते हैं एमीन, नाम सुन लो आप, इसको बोलते हैं एमीन। ये क्या होता है, ये सारी होता है, क्या होता है, ये सारी होता है, एमीन बोलते हैं इसको, सारी होता है। तो ये आप देख रहे हो, इसके पास में हाइड्रोजन तो है, पर ये ऑक्सीजन थोड़ी है, तो ये OH माइनस कैसे देगा, दे ही नहीं सकता। इसके बावजूद भी ये क्या है, सारी है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ कमियां थी, इस कारण ये इसकी पूरी प्रॉपर व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसकी व्याख्या करने के लिए आगे आए, हम जो सेकंड नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रास्टेड लोरी की अवधारणा, सेकंड वही पढ़ेंगे अपन। मिटा दूं मैं इसको, नोट कर लो आप। ठीक है, अब हम जो इसका 27वें का सेकंड है वो करते हैं। इसका सेकंड है ब्रास्टेड लोरी की अवधारणा, मतलब ब्रास्टेड लोरी ने क्या होता है वो हमको बताना है सेकंड नंबर पे, ये भी 2 नंबर में लिखना है अपन को। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, पहले आपको समझा दूंगा, फिर इस तरह से आपके लिए लिख दूंगा, है ना। तो अब हम समझते हैं ब्रास्टेड लोरी की अवधारणा। इन्होंने क्या बताया कि अम्ल सार क्या होते हैं, तो इन्होंने अम्ल सार के बारे में बताया कि अम्ल के बारे में इन्होंने क्या बताया, पहले अम्ल के बारे में, फिर हम सार के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने अम्ल के बारे में वही बताया जो किसने बताया था, आरएस ने बताया। इन्होंने बताया कि अम्ल वो होते हैं जो H प्लस का त्याग करें, H प्लस का त्याग करें। इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस का त्याग करें, H प्लस का त्याग करें, या एक और नाम देते हैं इसको, जो प्रोटॉन का त्याग करें, जो प्रोटॉन का त्याग करें, प्रोटॉन का त्याग करें। ठीक है, त्याग करे, दान करे, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, त्याग की जगह दान भी करे, चलो दान लिख देता हूं। ठीक है, तो ब्रास्टेड लोरी ने क्या बताया, अम्ल क्या होता है जो H प्लस का दान करते हैं। और सार के बारे में इन्होंने क्या बताया, सार के बारे में इन्होंने बताया कि सार वो होते हैं जो H प्लस को ग्रहण करते हैं। दान का मतलब तो देते हैं, और H प्लस का मतलब क्या होता है, सार का मतलब क्या होता है, उनको ग्रहण करते हैं, H प्लस को
ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल क्या होते हैं? H प्लस का दान करते हैं। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, उनका दान करते हैं। और सार क्या होता है? उन H प्लस को जो अम्ल दान करे उनको कौन ग्रहण करे? यदि सार ग्रहण करे तो वो क्या होते हैं? मतलब वो ग्रहण करे तो वो सार होते हैं। H प्लस दान करे तो अम्ल है, और H प्लस को ग्रहण करे तो क्या होते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या दी? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार की अवधारणा दी। देखो नाम थोड़े लिख देता हूं पहले तो। संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार की अवधारणा दी इन्होंने। देखो क्या होता है समझना ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप देखो NH3, NH3 और इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं जल के साथ में। ये अभिक्रिया करके बनाता है, मैं आपको बता दूं, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। कैसे मैंने सब बता दूंगा। सबसे पहले बात करूं ना तो यहां पर NH3 क्या होता है? ये सार ही होता है। क्या है ये? सार। अगर एक सार है तो ये क्या होगा? जल क्या होगा? आपके अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल होगा। अब देखो होता है क्या है, ये जो जल होता है ना, ये अपना आयनों में टूटता है H प्लस और OH माइनस के अंदर, H प्लस OH माइनस के अंदर। देखो जल किसके अंदर टूटा? H प्लस के अंदर टूटा, मतलब जल क्या कर रहा है? जल क्या कर रहा है? H प्लस का दान कर रहा है ना, इसलिए ये क्या है? अम्ल है। जल क्या कर रहा है? H प्लस का दान कर रहा है, ये टूट रहा है H प्लस के अंदर, तो ये क्या है? अम्ल है। अब क्या हो रहा है? ये H प्लस ग्रहण कर रहा है, ये सार। ये जो H प्लस है, इस H प्लस को ग्रहण कर रहा है कौन? NH3 ग्रहण कर रहा है। देखो यहाँ पर NH3 कितने थे? 3 थे। यहाँ पर NH3 कितना आ गए? 4 हो गए। और जब भी कोई प्रोटॉन को ग्रहण करता है ना तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, ये बस आप ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर क्या? OH माइनस, ये मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया। समझ में आया कुछ? जल था, जल को आप इस तरह, जल इस तरह से टूट सकता है, H2O इस तरह से टूट सकता है। देखो H प्लस और OH माइनस के अंदर टूट सकता है। और अभी बात की जो H प्लस देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर H2O तो क्या होगा? अम्ल हो गया। और जो ये H प्लस है ना, ये H प्लस, इस H प्लस को ग्रहण किसने किया? NH3 ने H प्लस को ग्रहण कर लिया। यहाँ पर देखो 3 थे, यहाँ पर 4 हो गए। और 4 जब कोई प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, प्लस चार्ज आता है। तो ये तो ये हो गया आपके क्षार, ये हो गया अम्ल। अब इससे इन्होंने दी, इससे इन्होंने क्या दी कि जिसने अम्ल ने अगर आपको प्रोटॉन दिया तो ये क्या बन जाता है? ये संयुग्मी सार बन जाता है, संयुग्मी सार। और इसने सार ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो ये संयुग्मी अम्ल बन जाता है, संयुग्मी अम्ल। सुनना, सार ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो सार प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल बन गया। सार क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। और अम्ल क्या बन गया? संयुग्मी सार। समझ गए? सार क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल बन गया। और अम्ल क्या बन गया? संयुग्मी सार बन गया। ऐसा क्या होता है संयुग्मी सार का मतलब? इसको इसलिए क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको इनसे और इनमें पूछे कि इनमें अम्ल कौन सा है, इनमें और इनमें पूछे तो इनमें अम्ल कौन सा है, तो क्या आप कहोगे कि अम्ल है? OH माइनस अम्ल है। अभी तो आपने पढ़ा OH माइनस तो सार होता है, तो ये तो अम्ल होने वाला नहीं है। और ये NH4 क्या है? NH4 प्लस। अगर ये चाहे ना तो ये NH3 और प्लस H प्लस के अंदर टूट सकता है ये, तो ये हाइड्रोजन दे सकता है, ये हाइड्रोजन दे सकता है, ये हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए संयुग्मी अम्ल है। और ये हाइड्रोजन ग्रहण कर सकता है, इसलिए संयुग्मी सार है। ठीक है, मुझे पता है बातें आपके ऊपर से जा रही है, इसलिए मैं अभी इसको इतने छोड़ता हूं। तो ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस का दान करें, और सार क्या होते हैं? जो उस H प्लस को ग्रहण करें। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? NH3 H2O टूटता है H प्लस OH माइनस में, इसको ग्रहण कर लेता है, NH4 प्लस आ जाता है और OH माइनस आ जाता है। तो क्योंकि इसने H प्लस का दान किया इसलिए अम्ल है, और इसने H प्लस को ग्रहण किया इसलिए सार है। फिर उन्होंने एक नई अवधारणा दे दी कि जो सार होते हैं ना, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो तो संयुग्मी अम्ल बन जाते हैं, और जो अम्ल होता है वो संयुग्मी सार बन जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं इसको लिख दूं, आप उसको नोट कर लेना। तो इसके अंदर वैसे आपको ये लिखना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसकी अगर मैं आपकी कुछ कमियां बताऊं तो जो कमियां आरएनएस की थी ना, वही कमियां इसकी थी।
जो आरएनएस था ना भैया, वो भी नहीं बता पाया कि SO2 और ये CO2 ये अम्लीय क्यों है, और NH3 ये सारी क्यों है, ये नहीं बता पाया। यहाँ पर भी यही हो रहा है। जैसे NH3 को चलो हटा दो, SO2 और CO2 ये क्या है, अम्लीय है। इनका जो नेचर होता है ना अम्लीय होता है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, ये अगर अम्लीय प्रकृति की होती है तो हम इसके अनुसार कैसे इसको डिफाइन करें कि ये अम्ल है, ये सार है, क्योंकि ना तो इसके पास में हाइड्रोजन है ना इसके पास में हाइड्रोजन है, तो ये H+ कैसे दान देगी, और जब अगर H+ दान नहीं देगी तो वो ब्रास्टेड लोरी की अवधारणा कैसे की पालना करेगी। तो ये भी इसकी कमी थी, जो कमी उसकी थी किसकी, आरएनएस की, वही कमी इसकी भी थी, ब्रास्टेड लोरी की। तो इसके बाद में एक नई संकल्पना आई, किसकी आई, लुईस की संकल्पना आई। तो अब 3rd नंबर पर हम वही पढ़ते हैं। देखो 27वें का 3rd है, ये लास्ट है, फिर इसके बाद में आपके ये 3 और कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम 28वां क्वेश्चन करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो पहली हमने पढ़ी आरएनएस, सेकंड हमने पढ़ी ब्रास्टेड लोरी, और 3rd हम पढ़ रहे हैं लुईस की अवधारणा। हम क्या पढ़ रहे हैं, लुईस की अवधारणा। तो लुईस की अवधारणा के अनुसार इसने क्या बताया, अम्ल क्षार, पहले मैं लिख देता हूं अम्ल। लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं या ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। देखो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, और सार क्या होते हैं, सार वो होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। सार क्या होते हैं, सार वो होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, और ये मतलब जो दान करता है वो क्या होता है, दाता होते हैं। जो ग्रहण करते हैं वो ग्राही होते हैं, जो दान करे वो दाता होते हैं। देखो कैसे है, आपको पता है ये सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है ना, तो आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी होगी आपके। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके मान लो आपकी क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहते हो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पूछे कि इसकी लुईस रचना बताओ, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा ना आपने, डॉट संरचना बिंदु के रूप में। देखो ये आप ऐसे ऑक्सीजन बनाते हो, फिर पहले लिखते हो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन, फिर 6वां इलेक्ट्रॉन, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन, और फिर 8वां इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते हो इलेक्ट्रॉनों को लुईस रचना के अंदर, है ना। अगर ये नहीं है, जैसा मान लो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन है ना, फ्लोरीन 9 नंबर पर आता है, इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। किसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। चलो ये फ्लोरीन मत लो, आप ले लो जैसे नाइट्रोजन ले लो, आप क्या ले लो, नाइट्रोजन ले लो। तो नाइट्रोजन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन दोनों को देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो आपको देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ गए? ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, इनको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बोलते, इसको सिंपल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो इसे इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। ठीक है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको नहीं बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये तो हो गया आपके इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में। अब बात करते हैं इसके अनुसार अम्ल और क्षार क्या होंगे। तो इसका एक एग्जांपल है, सही समझना है तो बहुत सारे, लेकिन एक ही बता रहा हूं। जैसे ये BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये जब रिएक्शन करता है NH3 के, किससे, NH3 से, तो NH3 के पास में क्या होता है, दो एकांकी मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो जब ये बंद बनाता है ना, जब ये रिएक्शन करता है ना, तो क्या करता है, ये NH3 दोनों इलेक्ट्रॉन BF3 को दे देता है। देखो कैसे, ये आपके B, ये F और ये F। देखो BF3 है, BF3 का मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और ये क्या आपके अमोनिया है, NH3। ठीक है? तो अब ये क्या करता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोरोन को दान दे देता है। क्या करता है, बोरोन को दान देता है। जब ये बोरोन को इसे दान देता है ना, तो ये बंध नहीं बनाता है। ये जो ये बन रहा है ना, तीर का निशान, इसे हम बोलते हैं उपसंयोजक बंध। ठीक है? उपसंयोजक बंध मतलब आप इसमें ध्यान रखना कि इसने इलेक्ट्रॉन युग्म में एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देकर पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म को इसकी तरफ दान में दे दिया है, इसको दान दे दिया है। तो इस तरह का इसको क्या बोलते हैं, जो ग्रहण करा उसको लुईस अम्ल, और जो दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये अम्ल क्षार की अवधारणा थी, आर्सेनिक, ब्रास्टेड ग्लोरी, और थर्ड ये लुईस की अवधारणा। आप अच्छी तरह इनको समझ गए होंगे। आप एग्जाम में गए तो मुझे पूरा विश्वास है आप इनको कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम 28वां क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बताना, उदाहरण सहित बताना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ, डेफिनेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही बना लोगे। देखो संयोजन का मतलब आप समझ रहे हो, संयोजन का हिंदी में मतलब होता है संयोग। संयोग मतलब जोड़, संयोग मतलब क्या होता है, जोड़। संयोग योग मतलब जोड़। देखो आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए, अभिकारक। अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, पता ही है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। मान लो आपके पास में दो अभिकारक है, ए और बी। ये क्या अभिकारक है, ये तो आपके अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। ये जब आपस में रिएक्शन कर कर ए बी उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बी उत्पाद, ए बी उत्पाद बनाते हैं। ये क्या उत्पाद है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या हुआ, दो या दो से अधिक, मान लो यहाँ पर दो अभिकारक, कितने अभिकारक है, परिभाषा क्या सुनना, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग कर कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो उत्पाद आपस में अभिक्रिया कर कर एक उत्पाद बनाते हैं। दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में आपको। देखो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊं तो ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। देखो यहाँ पर दो उत्पाद है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर दो अभिकारक है, यहाँ पर क्या दो अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद CO2 बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है ना, इसलिए इसको संयोग या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब मैं आपको इसकी थ्योरी लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लेना।
जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक है, जब दो या दो से अधिक है, जब दो या दो से अधिक है, देखो परिभाषा मैंने लिख दी है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें नए बंधों का निर्माण होता है। देखो कैसे, ये अभिकारक, ये उत्पाद। अभिकारक में मैंने क्या बताया, ए प्लस बी, ये अलग अलग थे, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे, ए बी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में बंध बनता है, जो नया बंध होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या बताया था आपको, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, आपके संयोजन अभिक्रिया होगी, जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लो आप इसको, फिर हम आगे वाला इसका सेकंड करते हैं। अब हम टाइसवे का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। पहले हमने क्या पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया, सेकंड हम पढ़ रहे हैं अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब यूं समझो, टूटना। टूटना किसका टूटना, अभिकारक का टूटना। देखो मैंने परिभाषा लिख दी है, फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर, अपघटित होने का मतलब टूटना, अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको समझते देखो, ये तो आपको पता ही, ये अभिकारक होते हैं, हर बार लिख रहा हूं, ये अभिकारक, अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। जरूरी नहीं है ना, उत्पाद से भी अभिकारक बनते हैं। अभिकारक से उत्पाद बना, अभिकारक को मान लो जैसे क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, एक अभिकारक, मान लो कि ये आपके पास में एक अभिकारक है AB, अब की बार अभिकारक क्या है, AB है आपके पास में, और ये क्या कर रहा है, टूट रहा है, किसमें, A प्लस और B, A और B के अंदर टूट रहा है। अभिकारक आपके पास में क्या, एक ही AB, ये टूट रहा है और दो नए उत्पाद देखो A और B का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। और एग्जांपल से समझो तो देखो, NaCl है, NaCl को हम क्या बोलते हैं, NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और सिंपल भाषा में इसको नमक बोलते हैं। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। जब ये देखो किसके अंदर टूट रहा है, सोडियम क्लोराइड टूटेगा आपके Na प्लस Cl माइनस के अंदर। एक अभिकारक था और कितना उत्पाद बने, एक और दो उत्पाद बने। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे जल है H2O, ये भी किसके अंदर टूटता है, इसके दो मोल ले लो, ये और टूटता है H2 प्लस OH माइनस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर टूटता है, H2 और सॉरी ये टूटता है H2 और O2, दो मोल ये ना, H2 और O2 के अंदर, सॉरी दो मोल, यहाँ पर इसके दो मोल ये, इसलिए किसके अंदर टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। H2 का मतलब होता है जल, H2O का मतलब होता है जल, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का मतलब होता है, या O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, H2O का मतलब जल, ये किससे, जल किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से तो जल बनता है। ठीक है, तो अपघटनीय अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ओके,
नोट कर लो आप इसको भी। फिर हम लास्ट इसका थर्ड है वो करते हैं। तो अब हम 28वें का थर्ड क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया को करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन का मतलब विस्थापित करना, अपने स्थान से हटाना। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर ने इस मार्कर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, धक्का दे दिया, हटा दिया। तो पहले तो ये मार्कर था, ये मार्कर है, इसने इसको विस्थापित कर दिया, इसकी जगह पर ये आ गया। तो ये क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। एक अपने स्थान से हटना, या जो आप खुद हटो या आपको कोई धक्का देकर हटाए, ये विस्थापन कहलाता है। तो देखो विस्थापन का मतलब क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु को दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु विस्थापित कर देता है, मतलब उसको अपने स्थान से हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो एग्जाम्पल से सही समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपके पास में दो अभिकारक ए बी और सी डी है। दो अभिकारक क्या? एक ए बी और एक सी डी है। तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो क्या करते हैं? ये बना लेते हैं एसी और बी डी। देखो क्या फर्क पड़ा, यहां पर ए बी था, यहां पर सी डी था। तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर सी ने बी को विस्थापित कर दिया, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, बी ने सी को विस्थापित कर दिया। बात एक ही है, बी ने सी को विस्थापित कर दिया मतलब बी की जगह तो क्या आ गया? सी आ गया, और सी की जगह बी आ गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर एसी और बी डी हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में NaCl है, NaCl प्लस H2O है आपके पास में। NaCl और H2O, नमक और जल आपके पास में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो आप इसको लिखना चाहो ना, तो इसको Na प्लस Cl माइनस लिखते हैं, और इसको H प्लस और OH माइनस लिखते हैं। तो देखो प्लस के साथ में माइनस को और माइनस के साथ में प्लस को जोड़ दो, तो ये नया पदार्थ बनाया। तो Na प्लस के साथ में OH माइनस आ जाता है, तो ये बन जाता है NaOH, और H के साथ में क्या चला जाएगा? HCl। तो देखो पहले NaCl था, H2O था, इन्होंने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया? NaOH और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ में करवाते हो, तो क्या करता है कि जिंक सल्फेट को प्रतिस्थापित कर देता है, सॉरी कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। ये जिंक क्या करता है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट प्लस Cu, ये बना लेता है। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों कराई? सबसे पहले तो इसके अंदर आप समझो कि ये जिंक था, इसने क्या किया? कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया और इसकी जगह खुद आ गया, तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। इससे क्या आपके एक सवाल आता है कि जब किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की रोड डुबाई जाती है, तो जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की रोड डुबाई जाती है, जिंक की छत डुबाई जाती है, तो उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि जिंक क्या करता है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। इसका रीजन ये है कि जिंक है ना, क्या करता है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, अपने स्थान से हटा देता है। इस कॉपर सल्फेट के कारण ही इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। लेकिन ये जिंक भाई साहब आकर इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए इसका नीला रंग क्या होता है? गायब हो जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लो। तो इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ऑप्शन वाले सवाल बिल्कुल नहीं कराने का रीजन ये है कि अगर मैं उनको भी इनके साथ में कवर करता तो हर एक के अंदर 3 सवाल ऑप्शन के अंदर, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती होती नहीं है। तो आप क्या करो, उन सवालों को बुक्स के अंदर से देखकर सेल्फ ट्राई करो, तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपको भी वो सवाल आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक तरीका बता दिया कि आपको एग्जाम में कैसे क्या करना है। तो हमने सेक्शन A, B, C, D, E को सबको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारी वीडियो को देखें और एक प्रॉपर नोट्स बना लें। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी परीक्षा के अंदर भी किस तरह से लिखना है। मेन पॉइंट ये है कि किस तरह से परीक्षा के अंदर लिखना है, कैसे अपने टाइम को बचाए परीक्षा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो छोटा क्वेश्चन होता है ना 1 नंबर में का, उसके अंदर भी बहुत सारी लाइनें लिख देते हैं। भले आप कितने भी लिखो, मिलेगा तो आपको 1 नंबर ही ना। तो इससे अच्छा है कि आप कम लिखो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज लिखो, जिससे आपको उसके क्या मिले? पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।